हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पहचाना जाएगा। यहाँ पे जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इनकम टैक्स में ये कहा जाता है कि हम किसी पर्सन से टैक्स तभी लेंगे जब वो पर्सन रेसिडेंट होगा। तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि नॉन रेसिडेंट से हम टैक्स नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि अगर किसी भी पर्सन ने इंडिया में पैसा अर्न किया है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे वो इंडिया का रहने वाला हो, चाहे वो विदेश में कहीं का रहने वाला हो, उसको टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो विदेश में पैसा अर्न करता है तो क्या उसका टैक्स उसको विदेश में देना पड़ेगा या इंडिया में देना पड़ेगा? इस बात के क्वेश्चन के लिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट होगा तो विदेश में कमाई हुई इनकम के ऊपर भी टैक्स उसको इंडिया में ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट होगा तो विदेश में कमाई हुई इनकम के ऊपर उसको विदेश में टैक्स देना पड़ेगा, ना ही कि इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई पर्सन रेसिडेंट कब होगा और नॉन रेसिडेंट कब होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, लेकिन आज के केस में मैं अदर देन इंडिविजुअल, दैट मीन्स हम आज बात करेंगे एचयूएफ की, आज हम बात करेंगे फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की, और कंपनी के केस में एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एचयूएफ की। जब मैं एचयूएफ की बात करता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि एचयूएफ को ओन करता है, एचयूएफ को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है उसका कर्ता। तो यहाँ पे एचयूएफ का स्टेटस उसके कर्ता से देखा जाएगा। अगर कर्ता रेसिडेंट है तो एचयूएफ भी रेसिडेंट मानी जाएगी, अगर कर्ता नॉन रेसिडेंट है तो एचयूएफ भी नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। जब मैं बात करता हूँ रेसिडेंट की तो रेसिडेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बिल्कुल वही क्लॉज कर्ता के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि अगर कोई कर्ता रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसका एचयूएफ भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर कर्ता रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कर्ता भी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ये जो आरओआर और आरएनओआर वाली कंडीशन है ये केवल दो ही केस में एप्लीकेबल होती है, एक इंडिविजुअल के केस में और एक एचयूएफ के केस में। बाकी हर जगह पे सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर केस में सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के अलावा रेसिडेंट के अंदर दो और भी पॉइंट होते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब पॉइंट है कि एचयूएफ का स्टेटस कैसे देखा जाएगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। इफ़ कंट्रोल एंड मैनेज इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा या पार्टली भी अगर इंडिया में होता है तो वो पर्सन रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से बाहर होता है, यानी कि विदेश की किसी कंट्री में होता है, तब वो पूरी तरीके से नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर कोई पर्सन रेसिडेंट होगा तब फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो आरओआर है या आरएनओआर है, और ये बात हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखी थी। मैं इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ फर्म्स की, एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, लोकल अथॉरिटी की और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की, तो वही बातें रिपीट हो जाती है कि अगर उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरी तरीके से या पार्टली तरीके से इंडिया में होता है तो वो रेसिडेंट होंगे, और पूरी तरीके से अगर आउटसाइड द कंट्री होता है तब फिर वो नॉन रेसिडेंट होंगे। यहाँ पे जब कोई पर्सन रेसिडेंट होगा तो आरओआर और आरएनओआर की कंडीशन हम नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि ये कंडीशन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में देखी जाती है और किसी केस में नहीं। नेक्स्ट बात, एक बात आपको समझनी होगी जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी दो तरीके की होती है, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। तो ये बात पहचानना ज़रूरी है कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी कौन है, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपनी रेसिडेंट है कि नहीं है? तो सबसे पहला है कि क्या वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी का मतलब होता है क्या उसने अपना रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराया है। अगर किसी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन इंडिया में कराया है तो वो कैसी भी कंपनी हो, कहीं की भी कंपनी हो, वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। दूसरी तरफ अगर उसका पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मल्टीपल क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोएम, तो आपको लिखना होगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में था प्रीवियस ईयर में
तब भी वो कंपनी इंडियन कंपनी मानी जाएगी। अब ये पॉइंट है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब, उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी के ज़्यादातर एसेट कहाँ पे हैं। अगर ज़्यादातर एसेट इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी हो गई, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी हो गई, ज़्यादातर खर्चे इंडिया में होते हैं तो वो इंडियन कंपनी हो गई, ज़्यादा टर्नओवर इंडिया में है तो वो इंडियन कंपनी हो गई। तो कई सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग देख करके, क्योंकि ये बहुत वाइडर टर्म है तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अगर हम पोएम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे होता है। अगर उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो कंपनी इंडियन कंपनी है, और अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं और होता है तो वो फॉरेन कंपनी है। इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो कंपनी इंडियन कंपनी हो जाती है, और दोनों की दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाती है। फिलहाल यहाँ तक अगर कोई आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।